साउंड। साउंड क्या होता है? देखिए जो साउंड होती है हमारी हमेशा एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है उस चीज को हम कहते हैं वाइब्रेशन। जब भी वाइब्रेशन होगी तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी, और अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो हमारी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए मेरा वोकल कॉर्ड है, और अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो जो मेरा वोकल कॉर्ड है अभी वाइब्रेट हो रहा है, तो जिससे क्या हो रही है, मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उससे हम क्या कहेंगे? साउंड। ओके। और देखिए वाइब्रेशन और ऑस्किलेशन में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारी वाइब्रेशन होती है उसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका टू एंड फ्रो मोशन होता है। ऑस्किलेशन क्या होती है, वो भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, पर उसमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होती है वाइब्रेशन, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है वो बहुत नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम अमाउंट में होती है, जिसे हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा अगर वाइब्रेट होगा या उसका टू एंड फ्रो मोशन होगा उस तो हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी, अर्थात हमारी जो साउंड होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूँ, जिसमें हमने इसमें क्या किया है, हमने स्ट्राइक द prong of a turning fork on a rubber pad and break it near the ear. We can hear a sound if a suspended table tennis ball is touched with the vibrating prong. The ball is pushed away repeatedly. This shows that the prong is vibrating and vibrating object is produce sound. देखिए क्या हमने किया है, इसमें हमने एक फ्रॉक लिया है, ये हमारा कुछ कांटे की शेप में होता है। हमने क्या किया, बॉल को इसके पास लाया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये अपना ऑस्किलेशन करेगा। जब ये ऑस्किलेशन करेगा तो क्या होगा, छोटी सी हमारी साउंड प्रोड्यूस करेगा जब इस पर टकराएगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जब भी वाइब्रेशन होगी या ऑस्किलेशन होगा तो हमारी जो साउंड होगी वो प्रोड्यूस होगी। ओके। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि कहता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। देखिए प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, एक मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम में चलना। ओके, उसे हम कहते हैं प्रोपोगेशन। और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या है, देखिए जो हमारी साउंड होती है वो एक मीडियम में चलती है, और वो मीडियम हमारा कोई सा भी हो सकता है, या आप सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। देखिए जैसे कि हम जो नॉर्मल बोलते हैं वो हम गैस की मीडियम में बोलते हैं। और जो हमारी एक साउंड है वो हमारी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो वेव होती है एक ऐसी वेव जिसे क्या रिक्वायर हो, मीडियम की आवश्यकता हो उसे ट्रैवल करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती हैं, जो वेव्स उन्हें कोई भी मीडियम की आवश्यकता ना हो ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि हमारी लाइट ले लीजिए, देखिए हमारी सूरज से जो अर्थ तक जो हमारी किरणें आती हैं वो हमारी बिना मीडियम की आती हैं। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का। और अगर मैं आपसे भी बोल रहा हूँ तो जो मेरी माइक से जो एनर्जी आ रही है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्यों, इसे मीडियम की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारा जो एयर में कांटेक्ट बन रहा है उससे हमारा जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला। और जो हमारी एयर थी उसने क्या किया, पार्टिकल को कंप्रेस किया, फिर दूर दूर चले गए, फिर पार्टिकल फिर पास में आ गए। तो ये क्या होता है, कंप्रेस और रिफ्रैक्शन चलता रहता है। तो ये था हमारा कुछ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, आप पढ़ सकते हैं इस स्लाइड पे जो लिखा है। अब देखिए प्रोपोगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर। देखिए किसी भी एयर से जो हमारी प्रोपोगेशन होती है वो कैसे होगी साउंड की। देखिए जब भी प्रोपोगेशन होती है साउंड की वो कुछ इस प्रकार से होती है। पहले जो पार्टिकल होंगे हमारे कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होने के बाद रेयर फ्रैक्शन होगा। देखिए कंप्रेशन में क्या होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में आ जाते हैं, और रेयर फ्रैक्शन में हमारे जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे दूर दूर चले जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, अभी कंप्रेस हुए फिर दूर चले गए, और कंप्रेस हुए फिर दूर चले गए, जिससे क्या होगा, जो हमारे साउंड की पार्टिकल्स होंगे वो आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। सो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज a vibration object producing a series of compression C and rarefaction। मतलब क्या है, जब भी हमारी कोई वाइब्रेशन होगी तो क्या होता है, जब भी हमारा वाइब्रेशन होगा तो उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का मीडियम बनता है। और जब ये मीडियम बनेगा तो हमारी जो साउंड होगी वो क्या करेगी, प्रोपोगेट करेगी। ओके, प्रोपोगेशन माने ट्रैवल करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि कहती है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। देखिए जो हमारी साउंड होती है उसे कोई ना कोई मीडियम की ट्रैवल करने की उसे ज़रूरत होती है।
अब मीडियम क्या होता है, जैसे कि ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे कि हमारे अगर साउंड मैं आपको बताऊं, जो सॉलिड में होती है साउंड सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो इस प्रकार से हमारी साउंड चलती है। तो साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बहुत डेंस होते हैं और लिक्विड के कम डेंस होते हैं और गैस के तो सबसे कम डेंस पार्टिकल होते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे साउंड के मीडियम होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा, वाइल हमारा गैस में लोएस्ट होगा। ओके। और अब देखिए एक एक्टिविटी है जो आपको दर्शाती है कि साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होगी। मान लीजिए हमारे पास एक ये क्लॉक है और क्लॉक के ऊपर हमने ये जार रख दिया है और वैक्यूम पंप से हमने सारी जो एयर है उसे रिमूव कर ली। जब इसमें अलार्म बजेगा तो हमें ये हेयर नहीं होगा, हम इसे सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई मीडियम ही नहीं है इसे प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये क्या है, हमारी साउंड इसे एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ओके। अब हम अब हम देखेंगे कि जब अगर हम स्पेस में चले जाएं तो स्पेस में हमारे पास कोई मीडियम नहीं होगा बात करने के लिए। तो आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ एक डिवाइस लेके जाते हैं। और वो लोग कैसे बात करते हैं, उनके पास डिवाइस होता है इंफ्रारेड डिवाइस, इसे हम IR डिवाइस भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये इसे कोई इंफ्रारेड वो वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की आवश्यकता ना हो ट्रैवल करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। तो इन वेव्स का इस्तेमाल करके जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस में बात करते हैं। सो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। अब हम जानेंगे साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल। जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारी कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब एक ऐसी वेव जिसे क्या मीडियम की आवश्यकता हो उसे ट्रैवल करने के लिए, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, एक्टिविटी है एक। हाँ, तो आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं जो कि बताती है हमें कि हमें एक क्या करना है, एक स्लिंकी रबर लेनी है कुछ इस प्रकार से, और क्या करना है, उसे थोड़ा पुश करना है जिससे क्या हो, जो हमारे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का मीडियम जनरेट हो और साउंड हमारी क्या करे, ट्रैवल करे। जिसमें क्या होगा, जो हमारे वेव पार्टिकल होंगे वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। और जो साउंड हमारी वेव्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी वो कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, मतलब साउंड होगी वो। और देयर इज अनदर काइंड ऑफ वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। In these waves, the particle oscillate and down perpendicular to propagation of direction. Disturbance fall it alternately at one end. तो मतलब क्या है, जो हमारी जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती है। मान लीजिए हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो जो साउंड होगी वो हमारी अप होगी, डाउन होगी और फिर अप फिर डाउन। तो इस प्रकार से हमारी एक वेव साइकिल चलेगी जो कि क्या है, ट्रांसवर्स वेव को दर्शाती है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है हम इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट, और वाइल जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं ट्रफ। और देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मतलब जो हमारी लोएस्ट पोजीशन है, मतलब एक्स एक्सिस से हम उसे हाईएस्ट पीक पे अगर देखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड। तो ऐसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। देखिए जो साउंड वेव्स होती हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो हमारी साउंड वेव होती है कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। देखिए हम इन तीनों चीज़ों का मतलब अभी अच्छे से समझेंगे। तो साउंड कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज अ वेव, देयर इज अ चेंज इन द डेंसिटी प्रेशर एज साउंड मूव इन अ मीडियम। देखिए जब भी जो हमारी साउंड चलती है तो उसमें डेंसिटी और प्रेशर का फर्क पड़ता है जब वो मूव करती है। और कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जिसमें क्या हो, हाई प्रेशर हो और डेंसिटी हो, मतलब हाई प्रेशर और डेंसिटी हो, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। इसके नाम से ही पता चलता है जो पार्टिकल्स होंगे वो कंप्रेस होंगे, मतलब पास पास होंगे, तो मतलब क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। Where the particles are crowded and are represented by the upper portion of curve called crust
और जो ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ओके, फिर रेयर फ्रैक्शंस आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड डेंसिटी वेयर द पार्टिकल आर स्प्रेड आउट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ कर्व कॉल्ड ट्रफ। देखिए ट्रफ कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा नीचे वाला पार्ट होता है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। देखिए जब एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ मिल जाता है तो हमारा एक वेवलेंथ बन जाता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं वेवलेंथ क्या है, ये हमारा क्रस्ट और ट्रफ का मिक्सर होता है। ओके, और जो हमारी वेवलेंथ होती है हम उसे किससे डिनोट करते हैं, हम उसे डिनोट करते हैं लैम्डा से। कौन से साइन से, लैम्डा। देखिए हम उल्टा वाई बना देते हैं, ये हमारा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। और ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी वेवलेंथ की, मीटर। आपको याद रखनी है ये। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्वेंसी क्या है। देखिए जो हमारी एक वेव है वो कितने बार रिपीट हो रही है या ऑस्किलेट हो रही है उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। या आप ऐसे कह लीजिए नंबर ऑफ अ टाइम द वेव ऑस्किलेट कॉल्ड फ्रिक्वेंसी इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू ये हमारी नंबर ऑफ वेव्स, ओके, अपॉन टोटल अपॉन टोटल अपॉन टोटल। ओके, तो आप कर देंगे तो आपको फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी। और जो फ्रिक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, हर्ट्ज, एच जेड। हम इसे एच जेड से डिनोट करते हैं। और जब ज़्यादा हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, किलो हर्ट्ज, जिसमें हम क्या करेंगे के एच जेड, ये हमारा डिनोटेशन होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, the time taken for the change in the density of a medium from a maximum value to minimum value and again to maximum value is the time period of the sound wave। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जितना टाइम उसे लगा हो एक कंप्लीट ऑस्किलेशन करने में इन अ फिक्स डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी वेव को कितना उसे टाइम लगता है एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मान लीजिए ये हमारी एक वेव है, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, ये इसने क्या किया 1 सेकंड में कवर किया, फिर ये ऊपर गई फिर ये नीचे आई, फिर इसने 2 सेकंड कवर किया, फिर ये नीचे गई फिर ये ऊपर आई, इसने 1 सेकंड कवर किया। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये हमारा कितना टाइम लेती है एक वेव साइकिल को कंप्लीट करने में, हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन वेलोसिटी। ओके, या हम इसे वेवलेंथ भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हमारा एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, जब भी हमारी जो ये मान लीजिए एक्स ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वेव चल रही है, जब भी देखिए जो हमारी मीन पोजीशन है ये एक्स एक्सिस से, अब जब आप टॉप पर जाएंगे जो हाईएस्ट पीक पोजीशन है, जो मीन से लेके हाईएस्ट पोजीशन है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या कह रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होती है किसी भी मीडियम में हमारी, उसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। या हम इसे क्या कह सकते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। देखिए जो हमारी एम्पलीट्यूड होती है वो क्या होती है, हाइट होती है किसकी, क्रस्ट और ट्रफ की, फ्रॉम अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन जहां पर कोई भी साउंड प्रोड्यूस ना होती हो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। द एसआई यूनिट इज द सेम एज दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर। तो हमारी जो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और प्रेशर की डेंसिटी क्या होती है, पास्कल्स। ओके, पास्कल्स हमारे एक साइंटिस्ट थी जिनके नाम पर ये ऐसा यूनिट पड़ी थी। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है पिच एंड लाउडनेस। देखिए
जो लड़कियां होती हैं उनकी जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, हाँ तो मैं कह रहा था अगर पिच बढ़ेगी, देखिए अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो हमारी पिच ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पिच के। अब जो पिच होती है या हम उसे श्रिलनेस भी कह सकते हैं, अब या फ्लैटनेस भी कह सकते हैं। जो पिच अगर ज़्यादा पिच होगी तो हमें सुनने में बहुत बहुत बेकार लगता है। ये क्या करती है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी, और जितनी कम हमारी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी कम कम पिच होगी। ओके, अब अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। देखिए जितनी ज़्यादा हमारी लाउडनेस होगी उतनी ज़्यादा हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो हम क्या कह सकते हैं जो लाउडनेस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा हमारा लाउडनेस। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि कहता है स्पीड ऑफ अ साउंड। देखिए स्पीड क्या होती है साउंड की, हम नॉर्मली जो कंसीडर करते हैं वो हमारी होती है 343 मीटर पर सेकंड। ये हमारी एयर की बात हो रही है। जब हम एयर लेते हैं तो हमारी जो साउंड की स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड भी होती है। ओके, और जो हमारा जेट होता है वो भी इतनी स्पीड पे चलता है। द स्पीड ऑफ अ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। देखिए अलग अलग मीडियम में जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर सॉलिड में हमारी जो स्पीड होगी साउंड की वो ज़्यादा होगी, और जो हमारी गैस में क्या होगी, सबसे कम होगी, और लिक्विड में मॉडरेट होगी। द स्पीड ऑफ अ द स्पीड ऑफ अ साउंड इज मोर इन सॉलिड, लेस इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया जो सॉलिड में स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे कम हमारी गैस में पाई जाती है। जो हमारी स्पीड होती है साउंड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, और हमारा कौन सा मीडियम है तो उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। जो हमारी स्पीड होती है साउंड की वो कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए रिलेशनशिप क्या है हमारा स्पीड और वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में। जो हमारा स्पीड होती है वो बराबर होती है वेवलेंथ का मल्टीप्लाई इनटू में फ्रिक्वेंसी। देखिए फ्रिक्वेंसी को हम वी से डिनोट करते हैं, और जो हमारा ये वेवलेंथ है हम इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है साउंड का, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें क्या होता था हमारा जो एंगल आई क्या होता था, एंगल आर के बराबर होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी प्रकार से जो हमारा साउंड है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। मान लीजिए ये हमारी क्या है, साउंड है। अगर मैंने इस घंटे को बजाया तो ये साउंड हमारी वेव्स की फॉर्म में आएगी, और इस बॉल से टकरा के दोबारा हमारे क्या होगी, कानों तक आएगी। ओके, और ये क्या हमारा नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर होता है जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है पिछली क्लासेस में। तो क्या होगा, ये हमारी साउंड आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई। तो यही हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूँ तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बाउंसिंग बैक ऑफ आल साउंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ओके, जो हमारी साउंड दोबारा रिफ्लेक्ट होके आ जाए किसी भी हार्ड सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड। ओके, अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एको। एको क्या होता है, अगर मान लीजिए आप माउंटेन एरिया में जाते हैं और आपने कुछ बोला, तो आपको उस आवाज को 2 से 3 बार आप सुनेंगे। ऐसा क्यों, ये एको की वजह से होता है। 2 से 3 बार आपको आवाज इसलिए आएगी क्योंकि जो हमारा डायामीटर होता है किसी भी जगह का, वो ग्रेटर देन होगा 17.2 मीटर, तभी हमारी जो एको होगी वो प्रोड्यूस हो पाती है। अगर इससे लेस देन है या हमारा बराबर है
तो हमारी जो एको होगी वो हमारी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि इसे एक फिक्स डायमीटर चाहिए होता है। और रिवर्बरेशन क्या होता है, मान लीजिए अगर आप खाली कमरे में बैठे हैं, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और आप कुछ बोलते हैं, तो आपको साउंड की सिर्फ और सिर्फ टेल सुनाई देगी। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना नाम बोला अंकुश, तो अंकुश में हमारा सिर्फ स ये सिर्फ सुनाई देगा, ये पूरा नाम नहीं सुनाई देगा आपको। अगर सुनाई भी देगा तो आपको एक ही बार सुनाई देगा, वो भी रेयर केस में। सो आई होप आपको एको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ क्या होता है। देखिए आप देख सकते हैं इस इमेज में, जिस प्रकार से ये हमारा एक स्टेथोस्कोप है, हम इसका यूज़ करते हैं दिल की हार्ट बीट को सुनने में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो बीट होता है हर सेकंड, और वो बहुत कम साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इंफ्रासोनिक साउंड होती है। जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा 5 हार्ट प्रोड्यूस करता है ये पर सेकंड, इतनी साउंड वो प्रोड्यूस करता है, और जो कि हमारी बहुत कम साउंड है सुनने के लिए। तो इसलिए हम इस स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। जब ये साउंड हमारी दिल से टकरा के इस ऑब्जेक्ट पे आती है तो हम इस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो इसका ये यूज़ है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आपने देखा होगा जो हमारे, ये आप देख सकते हैं ये माइक है, अगर आप इसमें बोलेंगे तो हमारी जो साउंड होगी वो बार बार रिफ्लेक्ट होगी, जिससे क्या होगा साउंड हमें बहुत तेज सुनाई पड़ाई देती है। तो ये इसके कुछ यूज हैं, तो आप इन यूजेस को पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। अब हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। देखिए 3 रेंज होती है हमारी हियरिंग की, जो कि कौन सी है। सबसे पहले हमारी रेंज आती है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज कौन सी रेंज होती है? वो रेंज जो हमारी 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज। और इंफ्रासोनिक साउंड कौन सी होती है? जो साउंड हमारी लेस देन वो 20 हर्ट्ज से, उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सी होती है? जो साउंड हमारी मोर देन 20,000 हर्ट्ज से आती हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। ओके, सो आई होप आपको तीनों साउंड के बारे में पता चल गया होगा। आप देखिए जो हमारा बैट होता है, या हम चमगादड़ भी कह सकते हैं, ये रात में अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि इसे दिखाई तो देता नहीं है, तो ये क्या करता है? ये साउंड का प्रोड्यूस करेगा, और अगर साउंड हमारी दोबारा रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आएगी तो ये समझ जाएगा कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने है, तो ये क्या करेगा? अपनी दिशा बदल लेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा बैट होता है वो रात में चलता है या उड़ता है। ओके, अब यूज़ क्या है अल्ट्रासोनिक साउंड में? देखिए इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है ये हमारा मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमें देखना है कि किसी भी फीमेल के पेट में अगर कोई बच्चा है और उसकी कैसी डायग्नोसिस करनी है, तो आप अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, वो अब क्या कर सकते हैं? उस बेबी की मूवमेंट देख सकते हैं, उसमें क्या हो रहा है। ईसीजी में भी इसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में दिल की आवाज़ सुनने के लिए या हार्ट बीट को देखने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। ओके, और जैसे कि अगर हमें किडनी स्टोन हो रखा है तो हम उसे अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड स्कैनर फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, और हमारी किडनी हो गई, इनकी जो इमेजेस को लेने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है ये भी डिटेक्ट कर सकती है हमारी कोई बॉडी में कोई मेटल तो नहीं अटका है। आपने देखा होगा जो मेट्रो ट्रेन रेलवे स्टेशन होता है, उस पर कुछ गार्ड्स कुछ एक डिवाइस लेके खड़े रहते हैं और वो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है? सेंसर लगे होते हैं अल्ट्रासाउंड के, जो आपको बताते हैं कि मेटल तो नहीं है अंदर इनसाइड बॉडी। तो इसका ये यूज़ होता है हमारा रियल लाइफ में। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सोनार। देखिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अच्छा, साउंड नेविगेशन रेंजिंग का हमने यूज़ क्यों किया था? ये हमारा डबल एको से आया है। देखिए जो एको होती है वो क्या होगी? एक बार जाएगी फिर दोबारा लौट के आएगी। तो क्या है, जो हम इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं?
2D इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई डी। V क्या है हमारा फ्रिक्वेंसी और D क्या है टाइम पीरियड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सबमरीन है या हमारी शिप है, उसमें क्या है हमने सोनार लगा रखा है और जो हमारी सरफेस से लेके ग्राउंड से लेके दोबारा शिप के पास आ रही है और बताती है कोई ऑब्जेक्ट नीचे पानी के अंदर तो नहीं है जिससे हमारा एक्सीडेंट ना हो सके ओशियन में। तो हम सोनार का इस प्रकार यूज़ करते हैं और इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और सोनार की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और सोनार का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम सबमरीन्स में, शिप्स में और बहुत जगह यूज़ करते हैं। आपको मेजरली शिप और सबमरीन का यूज़ पूछा जाता है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, जो कि क्या कहता है जब भी कोई साउंड होती है हमारे अगर ईयर में आती है, ईयर क्या होता है, ईयर का जो हमारा सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है जो हम देख सकते हैं उसे हम कहते हैं पीना, या हम इसे हिंदी में कनपटी भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक होल है और इस होल के अंदर, इस होल को हम क्या कहते हैं, ईयर कैनाल। ओके, मतलब जो साउंड जिस पाथ से जाती है उसे हम क्या कहेंगे, ईयर कैनाल। और ईयर कैनाल की में एक ओवल विंडो आपको दिखाई दे रही होगी स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। तो इसमें क्या, ये हमारा एक, इसे कहते हैं ईयर ड्रम। ये क्या हमारे कान के पर्दे होते हैं जो क्या करते हैं कोई भी चीज को अंदर जाने से रोकते हैं। ओके, और फिर हम देखेंगे कुछ बोन्स। ये ईयर ड्रम के पास हमें 3 बोन्स दिखाई पड़ेंगे जिनका नाम क्या है, MIS। शॉर्ट फॉर्म क्या है, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। ये हमारी 3 बोन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, इनका ये फंक्शन होता है कि ये एम्पलीफाई करते हैं साउंड को। एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज कर दें किसी भी साउंड को, तो इसका ये यूज होता है। फिर आप 3 बोन्स की बात देखेंगे, आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कहते हैं कोकिला। क्या कहते हैं, कोकिला। ये हमारा एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी कुछ लिक्विड प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या है, पॉलीलेम और लैब्रेनेथ। ये हमारे 2 फ्लूइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं साउंड को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और कान में थोड़ा फ्लूइड मेंटेन रहता है। फिर आप देखेंगे हमारा एक यहाँ पर होता है स्टूजियन ट्यूब। जब भी आप अगर उबासी लेते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा ये हमारे कान के पास ये थोड़ा खुल जाता है। तो ये क्या करता है, ये प्रेशर का मेंटेनेंस करता है, इसका काम ये होता है स्टूजियन ट्यूब। ओके, फिर हम देखेंगे स्टूजियन ट्यूब के बाद हमें मिलेगा इनर ईयर, और इनर ईयर के बाद हमें मिलता है ऑडिटरी नर्व। ये क्या करेंगी, जो हमारी कोई भी ऑडियो होगी उसे क्या करेगी, ब्रेन से ले जाएगी और ब्रेन क्या करता है उस मैसेज को इंटरप्रेट करके हमें साउंड में सुनाई देता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, कैसे जो साउंड होती है आती है और हम उसे कैसे सुन पाते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।